हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था कि आप केवल इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम 8 नंबर का। क्योंकि इस बार एनसीईआरटी किताब में बदलाव भी किया गया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8 नंबर का विलियन से प्रश्न बनने वाला है। अगर विलियन से 8 नंबर का प्रश्न बन रहा है तो इसमें से समझ लीजिए कि हम 50-50 लेके चलेंगे, यानी कि 50% जो है वो लिखित रहेगा और जो 50% प्रश्न बनेंगे 4 नंबर के, यानी कि वो आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यानी 4 नंबर का लिखने वाला रहेगा सब्जेक्टिव और 4 नंबर का क्या रहेगा, आपका न्यूमेरिकल रहेगा सवाल लगाने के लिए। मोल पर आधारित, मूलता पर आधारित मतलब दे सकता है, वो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक को बताया था कि आप इन इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। तो मैं एक एक टॉपिक करके आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। हालांकि मैंने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट वीडियो आपको दे ही दिया था, पढ़ा दिया हूँ। नहीं पढ़े हैं तो जाइए एसके स्टडी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ कंप्लीट मैंने नोट्स टेलीग्राम पर भेज भी दिया हूँ, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम? काफी इंपॉर्टेंट हेनरी का नियम माना जाता है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग कि हर वर्ष से पूछा जाता है। हर साल यहाँ से दे देता है। तो चलिए बताइए कि हेनरी का नियम क्या होता है, आप इसको समझाइए। हेनरी का नियम कहते किसे हैं, क्या होता है हेनरी का नियम? तो आप सीधा लिखिएगा, अगर हेनरी का नियम दे दे स्थिर ताप पर किसी गैस की, कोई क्या है, गैस है, और ताप क्या है, स्थिर है। अब कहेंगे सर यहाँ पे ताप स्थिर होने का मतलब क्या है? मतलब टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें कि 37 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे, ना बढ़ाना है ना घटाना है। द्रवों में विलेयता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही क्या होता है, आपका हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, आप सीधा बता दीजिएगा एक ही इसका परिभाषा लिख के। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो द्रव में विलेयता, द्रव में क्या विलेयता, गैस, गैस किसमें घुलेगी, द्रव में घुलेगी। गैस किसमें घुल रही है, द्रव में घुल रही है। और जो इसकी विलेयता होती है दाब की, क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो गैस है वो द्रव में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है। यानी कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, और दाब घटाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, घटती है। क्योंकि एम अनुक्रमानुपाती पी। अब एम क्या है यहाँ पे, तो एम है घुली गैस की मात्रा। एम क्या है, जो घुली गैस की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम कहते हैं। और पी क्या है, आपका साम्य पर गैस का दाब। यानी कि जो पी है, यानी कि ये दाब है, साम्य अवस्था पर क्या है, गैस का दाब है। और ये क्या है, गैस की द्रव में विलेयता, यानी कितनी गैस घुल रही है उसकी मात्रा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती किसके, दाब की। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नियतांक मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, m इक्वल टू के पी। यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आएगा m इक्वल टू के पी। इतना समझाया क्या, इतना आपके दिमाग में घुसा कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। इतना घुस गया। जहां के क्या है, स्थिरांक, m क्या है, घुली गैस की मात्रा, यानी जो गैस है ये कितना द्रव में घुल रही है। और p क्या है, दाब है, क्योंकि दाब के ही तो समानुपाती है ना। अब डाल्टन ने क्या कहा, मतलब ठीक है हेनरी ने तो बता दिया, लेकिन डाल्टन भी इस पे विचार विमर्श किए। जैसे कि समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि आप कह के गए कि जो आम होता है वो हरे रंग का जब कच्चा रहता है और पकने पे पीले रंग का हो जाता है। तो एक आए और लोग
आप तो बता के चले गए, एक लोग और आए कहेंगे नहीं नहीं, आम हरा तो होता है, पीला भी होता है, लेकिन सिंदूरी कलर के भी कई आम मार्केट में मिलते हैं, और कई आम ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं। ला, और वो बता दिया लाल भी होते हैं आम। अभी तो हम पीले हरे देखे तो भाई साहब वो बोल रहा है लाल भी होता है। तो हेनरी ने तो अपना नियम दे दिया, लेकिन हेनरी के इस नियम पर डाल्टन का क्या कथन था उसको हम लोग देखते हैं। अब डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन भाई साहब आए और डाल्टन जी ने बोला, क्या बोला, डाल्टन के अनुसार देखिए क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि थोड़ा कर लेते हैं ना, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता मोल प्रभाज, मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां पे समझिएगा इन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा भाई साहब, किसने क्या कहा, डाल्टन ने क्या कहा। डाल्टन ये बोले कि जो गैस की विलेयता होती है या मोल प्रभाज, तो किसे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों बराबर ही थे। हेनरी ने भी यही बोला था कि जो गैस की विलेयता होती है, गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, और वही चीज तो है डाल्टन ने बोला ना कि गैस की विलेयता या मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज को किससे दिखाएंगे, एक्स से, यानी कि मोलों की संख्या है, गैस के आंशिक दाब पी के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये आंशिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ही प्रेशर लगा दीजिए वो घिल जाए, किसी को बस थोड़े सी प्रेशर से एक तमाचा मार दीजिए, वो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ एफआईआर कर देगा। मारे तो है ना, अब चाहे थोड़ा सा प्रेशर लगा के मारे चाहे ज्यादा प्रेशर लगा के मारे, बस। यानी कि गैस की विलेयता या गैस की विलेयता को क्या कह सकते हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है गैस के आंशिक दाब के, और गैस के आंशिक दाब को किससे दिखाते हैं, पी से। अब भाई दाब तो दाब, चाहे आप ज्यादा दाब लगाइए चाहे कम दाब लगाइए चाहे ना लगाइए, लेकिन दाब को हम पी से ही तो दिखाएंगे ना। अगर एप्पल है तो उसको ए से तो दिखाएंगे। अब चाहे एप्पल आपका पीला हो, हरा हो, लाल हो, नीला हो, कैसा भी हो, एप्पल तो एप्पल है ना, क्या बदल जाएगा, नहीं। उसी प्रकार वो चाहे गैस का आंशिक दाब हो या फिर गैस का दाब हो, वो किसे दिखाएंगे, पी से। और मोल प्रभाज को किसे दिखाते हैं, एक्स से। यानी कि पी अनुक्रमानुपाती एक्स गैस, पी क्या है, गैस का आंशिक दाब, किसके अनुक्रमानुपाती है, गैस की विलेयता की या फिर गैस के मोल प्रभाज के। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटता है तो KH एक स्थिरांक मिलता है, और इसी KH स्थिरांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक, क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर KH का मान निकालें तो P अपान एक्स गैस। समीकरण एक बना लेते हैं इसको हम लोग, जहां KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। अब समीकरण एक से देखें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम KH इक्वल टू P अपान क्या है, यहाँ पे एक्स गैस है, ठीक है ना, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, KH अनुक्रमानुपाती एक्स गैस, क्या नहीं लिख सकते क्या, एक बटे, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो समीकरण एक से अगर देखें तो हेनरी स्थिरांक ज्यादा होने पर गैस की विलेयता क्या होती है, कम होती है। यानी कि हेनरी स्थिरांक ज्यादा तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हेनरी स्थिरांक कम तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ स्टार पॉइंट देखते हैं, यदि गैस के आंशिक दाब P तथा मोल प्रभाज X के मध्य हम लोग ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल KH से दिखाते हैं। जब हम लोग मोल प्रभाज को यानी कि गैस की विलेयता को x एक्सिस पर और आंशिक दाब को y एक्सिस पर
लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो एक क्या मिलती है, ढाल मिलती है, और इसी क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, ये याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो दाब अधिक नहीं होना चाहिए, तब हेनरी का नियम लागू होगा। दूसरा, दाब बहुत कम हो, दाब बहुत कम भी ना हो, यानी कि दाब कम ना हो, यानी कि ना दाब ज्यादा रहे और ना ही दाब बहुत कम रहे। गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए, और जो गैस हो वो बहुत ज्यादा विलेय ना हो, बल्कि बहुत कम विलेय होनी चाहिए। और चौथा क्या है, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या भाई साहब, हेनरी नियम की सीमाएं हैं। कुछ स्टार पॉइंट देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक ना। थोड़ा स्टार पॉइंट में ये दोनों आप देख लीजिएगा, फिर उपयोग देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है आपके लिए, आईएमपी वाला सीन हो जाता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना है। अमोनिया यानी कि NH3 और HCl गैसें बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होती हैं, और इसलिए ये दोनों हेनरी के नियम का पालन करती हैं। अब ये स्टार पॉइंट में है कि हेनरी के नियम का पालन कौन कौन गैसें करती हैं, चलिए बताइए। तो एक अमोनिया करती है और दूसरी क्या करती है, HCl करती है। ये दोनों गैस ऐसी है जो हेनरी के नियम का क्या करती है, पालन करती है। लेकिन वहीं पर NH3 व HCl, लेकिन ये किसके लिए, ये जब बेंजीन में घोला जाए तब हेनरी के नियम का पालन करेंगी। यही जब NH3 को और HCl को किस में घोल दे, जल में घोल दे, तो यह अधिक घुलनशील होती हैं, इसलिए ये दोनों पानी में हेनरी के नियम का पालन नहीं करती। NH3 HCl बेंजीन में कम घुलनशील होती है, इसलिए हेनरी के नियम का पालन करती हैं, और यही जल में ज्यादा घुलनशील होती है, इसलिए हेनरी के नियम का जल में पालन नहीं करती। ये की पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। अब हेनरी के नियम के कुछ उपयोग है, आप इसको हेडिंग डाल सकते हैं जो कि आईएमपी है, कि हेनरी के नियम के कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसको उपयोग किया जाता है। तो हेनरी नियम के क्या है, अनुप्रयोग, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो दिन आप लिख के आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख कर ही आओगे, छोड़ोगे नहीं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम, इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आरोहकों को कमजोरी महसूस होती है, जिस रोग को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। यानी कि जब आरोहक, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां पे दाब कम है, ठीक ना, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और इसी क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। वहीं पर सोडा वाटर जो होता है, आप सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं, ताकि दाब ज्यादा हो जाए, तो सोडा वाटर में CO2 ज्यादा घुले, इसलिए वो ज्यादा ठंडा रहे और आपको पीने में क्या है, मजा है। तीसरा, जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो वहां पर N2O2 और हीलियम से भरा हुआ गैस को लेकर जाते हैं, ताकि इनके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन घुले ना और इनको दर्द ना हो। तो ये हेनरी के नियम है, कुछ ही आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको इसको नहीं यहाँ लिख सकते हैं अगर पेपर में आ जाए। तो हेनरी का नियम क्या है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, स्मार्ट तरीके से आप मेहनत करिएगा, हार्ड वर्क चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। स्मार्ट तरीके से वही पढ़ के जाइए जो पेपर में आए। मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करवा दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना ही दिया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, और उन टॉपिकों का मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे, आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो सेकेंड चैप्टर है वैद्युत रसायन, वो मैं तैयार कर रहा हूं, और उसका लेक्चर 1 अपलोड हो ही गया है, उसको भी पढ़िए, सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।